चलिए फिर लेट अस स्टार्ट विद वाइट ब्लड सेल्स। देखिए वाइट ब्लड सेल्स आर ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स and their formation of leukocytes क्या है? It is leukopoiesis process. Leukopoiesis process. अब ये कहाँ होता है, कैसे होता है, ये जानना अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जितने भी, अब ये फॉर्मेशन कैसे होती है वो जानना ज़रूरी नहीं है, कहाँ होती है वो जान लेते हैं। फॉर्म्ड इन, अब ये वाइट ब्लड सेल्स बनते कहाँ हैं? बोन मैरो। देखिए बोन मैरो है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, यहां हमारी फॉर्मेशन होती है। अब सेल्स कैसे हैं? देखो ये कलरलेस सेल्स होते हैं, कलरलेस। दूसरी चीज न्यूक्लिएटेड सेल। जबकि हमने एरिथ्रोसाइट सेल्स जब किए, रेड ब्लड सेल्स किए थे, तो हमने क्या कहा था? दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो ये क्या है? दे आर न्यूक्लिएटेड। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नो हेमोग्लोबिन। नो हेमोग्लोबिन यानी किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसके साथ नहीं है। तो इसका मतलब पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई है कि देयर इज नो रोल इन रेस्पिरेशन। इसका कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में। तो फिर कहाँ रोल है इसका? वही रोल हम आज पढ़ेंगे इसका। क्लियर है सारी बातें? अब यहां से हमें ये पता लग गया कि ये कलरलेस सेल्स है, वैसे नहीं है, रेड दिखाई देते हैं या येलो दिखाई देते हैं, हमने बात की थी। न्यूक्लिएटेड है और इनमें हेमोग्लोबिन नहीं है। अब यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं कि जब इनका WBC जो होते हैं ना, खासतौर पे ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, देयर नंबर इंक्रीजेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जब भी हमें इन्फेक्शन होगी, अब वो इन्फेक्शन कोई भी हो सकती है, मे बी फीवर हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है ना, किसी भी तरह की कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो गई, किसी भी तरह की इन्फेक्शन होगी, उस केस में देयर इज increase in the number of leukocytes। और ये एक टर्म है जो बड़ी बार पूछी जाती है, and it is known as leukocytosis। क्लियर? ये याद रखिएगा, ल्यूकोसाइटोसिस। अब इनका नंबर कम ज्यादा भी होता है। अब ऐसा नहीं है कि इनका नंबर ही रेज करेगा, समटाइम्स दे लोअर डाउन ऑल्सो, कम भी हो जाता है। तो अगर डिक्रीज हो जाए इन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, इट इज ल्यूकोपीनिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। और हम कई बार इस टर्म को हम इस तरह से लेते हैं क्योंकि ल्यूकोसाइट्स जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं। ल्यूकोसाइट्स जो है दे आर बेसिकली ऑफ 5 टाइप्स, या हम ऐसा कह सकते हैं टोटलिटी में ये 2 तरह के हैं। तो इन सभी ल्यूकोसाइट्स को हम टोटलिटी में क्या कहते हैं? समटाइम्स हम एक टर्म यूज करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और कई बार आप जब टेस्ट करवाने जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है अपना TLC करवा लो। TLC क्या होता है? द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट इन द ब्लड इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब हमारा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या है? अब ये जानना भी जरूरी है। नाउ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज एवरेज जो चलता है, हर बुक्स में अलग अलग है, बट हम इसको ये मान के चलते हैं 6000 to 11000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ये हमारा एवरेज WBC नंबर है। ये एवरेज क्या है? WBC नंबर है। कीप इट इन माइंड।
नो, ये नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, और ये कब होगा? जब इन्फेक्शन का केस होगा। जब भी कोई डिसऑर्डर होगा तो ये नंबर ऊपर नीचे जाता है। और हमने वो जो ऊपर नीचे जाने वाला नंबर है उसको कह दिया कि अगर नंबर रेज कर गया तो इट इज ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर नंबर डाउन चला गया तो ये ल्यूकोपीनिया है ना। अब इसके बाद अब देखो, दो तरह के ल्यूकोसाइट्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड नंबर वन इज टू टाइप्स। नंबर वन इज ग्रेनुलोसाइट्स, हम इसको ए पार्ट दे देते हैं। नंबर टू इज ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब देखिए, दीज ग्रेनुलोसाइट्स, ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि देयर साइटोप्लाज्म इज ग्रेन्यूल और ग्रेन्युलर। इनका साइटोप्लाज्म कैसा है? ग्रेनुलर है, मींस इट इज रफ, इट इज रफ, नॉट स्मूथ। सो चलिए हम ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए, ग्रेनुलोसाइट्स, इनके पास क्या है? पजेस ग्रेन्यूल्स और ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई क्लियर? पहली चीज तो हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमें यह पता लग गया, इस ग्रेनुलोसाइट्स में देयर आर मल्टी लोब्ड न्यूक्लियाई। यहां क्या है? न्यूक्लियस जो है वो लोब्यूलेटेड है, वो लोब्यूल की फॉर्म में है, मल्टी लोब है, एक सर्कुलर नहीं है, बहुत सारे हैं। तो हम देखेंगे, सो देयर आर अबाउट 2 to 6 लोब्ड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस 2 से 6 लोब्ड न्यूक्लियस है। अभी हम देखेंगे वो कैसे। उसके अलावा ये जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनको हम इसी वजह से, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो 2 से 6 लोब्ड है, अलग अलग तरह का न्यूक्लियस है। कहीं हम देखेंगे न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, कहीं हम देखेंगे 2 ही न्यूक्लियस है, 2 लोब है, कहीं हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियस जो है एस शेप्ड है। तो आप देख रहे हैं एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन उसकी टाइप्स क्या हैं? इट इज डिफरेंट। So that's why, due to the different nuclei or nucleus, these granulocytes are also known as polymorphonuclear leukocytes. इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। Means the shape of the nucleus is different. That's why these granulocytes are also known as polymorphonuclear leukocytes. Now let us explain this granulocyte. अब ये granulocyte जो है ये भी 3 तरह का है. It is of 3 types. So let us explain this granulocyte. Now granulocytes are of 3 types. Number one is neutrophils. Now what are neutrophils? Chal, let us have a brief idea about neutrophils. Now 3 types. और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, देयर परसेंटेज, ग्रेनुलोसाइट्स की परसेंटेज अगर देखा जाए तो इनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। इट इज अराउंड 60% ऑफ द टोटल WBC। अगर टोटल WBC का 60% हिस्सा देखा जाए तो वो क्या है? इट इज द ग्रेनुलोसाइट्स। क्लियर बेटा? नाउ यहां 3 तरह के अब पहला जो यहां आता है दैट इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? बेसिकली इनको एक टर्म हम यूज करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा होते हैं। दे आर मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल द ग्रेनुलोसाइट्स। 62% अगर आप देखें तो ये न्यूट्रोफिल्स हैं।
और इनका नंबर कितना है, अगर हम टोटल WBC के नंबर में देखें 3000 से लेकर 6000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी कभी इन्फेक्शन होती है ये सबसे पहले पहुंचते हैं और ये सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है दे आर ऑल्सो नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आएगा और बहुत बार आता भी है। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे तो याद रखिएगा, दीज आर न्यूट्रोफिल्स। क्लियर बेटा सबको? नाउ अनदर पॉइंट। नाउ अगर ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी हैं तो इसका मतलब है कि इनका फंक्शन, अब देखिए इनको, अब चलिए फंक्शन की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि न्यूट्रोफिल क्यों कहा जाता है। न्यूट्रोफिल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर स्टेन्ड बाय, इनके ऊपर जो डाई इस्तेमाल होती है जिससे इनका कलर दिखता है, जिससे ये हमें जब हम स्लाइड बनाते हैं तो हमें ये दिखाई देते हैं, सो ये किस डाई से स्टेन करते हैं? स्टेन्ड बाय न्यूट्रल डाई। न्यूट्रल डाई, न्यूट्रल डाई क्या है? जैसे सच एज, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे एक डाई आती है हमारी लैब्स में पड़ी होती है, मेथाइलिन ब्लू। देयर इज अ डाई कॉल्ड मिथाइलिन ब्लू, ये यूज होती है। इवन एक और होती है जिम्सास्टेन, ये भी यूज होती है। तो ये कुछ ऐसी डाइज हैं, इसीलिए इनको न्यूट्रोफिल्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर स्टेन्ड बाय न्यूट्रल डाइज। और न्यूट्रल डाइज जैसे आप मिथाइलिन ब्लू हमारी लैब में होती है, हम बनानी है एक स्लाइड हमने, तो वी विल सी, हम वहां देखेंगे। नाउ ये तो हमें चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज हमें क्या क्लियर है? न्यूक्लियस इज 2 to 6 लोब्ड। देखिए ये भी क्लियर है, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड होता है। अगर हम देखें, नाउ लुक एट द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यहां हमें जो न्यूक्लियस है वो आपको देखिए ये नैरो स्ट्रिप से जुड़ा होगा और यहां आपको इस तरह के आपको लोब्स दिखेंगे। देखिए 2 से 6 लोब्ड है। तो यहां देखिए क्या है कि ये मल्टी लोब्ड होता है। 2 से 6 तो नहीं मैं कहूंगा, हम यहां सीधा लिखते हैं न्यूक्लियस इज मल्टी लोब्ड। तो आप देखिए मल्टी लोब्ड है। अब यहां अगर ये मल्टी लोब्ड है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है डेट इज ग्रेनुलर, इस तरह से ग्रेन्यूल्स होते हैं। मेरा डायग्राम मेरे को क्लियर बनाना। नाउ दिस इज न्यूट्रोफिल, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। अब इसका फंक्शन देखो, फंक्शन क्या है इसका? सिंपल फंक्शन है। देखिए, इट इज फेगोसाइटिक इन एक्शन। फेगोसाइटिक इन नेचर। इट ईट्स, ये क्या करता है? सेल ईटिंग। जितनी भी इन्फेक्शंस हैं उनको दूर करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वक्त ये काम करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज फेगोसिटिक इन एक्शन। क्लियर है? और इसका लाइफ साइकिल भी बहुत कम होता है। लाइफ साइकिल इसका काफी ठीक है, लगभग अगर हम देखें तो 10 to 12 आवर्स। 10 to 12 आवर्स के लिए इनका लाइफ साइकिल होता है WBC का। तो ये चीजें जो हैं ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प देगी। कहीं भी चले जाओगे यही चीजें मायने रखती हैं और ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, लेट अस टेक, यहां नीचे ले लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हमारा आ जाता है इओसिनोफिल। बेटा इओसिनोफिल्स आर ऑल्सो नोन एज, एग्जाम में बड़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है, दे आर ऑल्सो नोन एज एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स। अब एसिडोफिल्स क्यों कह रहे हैं भाई? एक ही रीजन है, बिकॉज दे आर स्टेन्ड बाय एसिडिक स्टेन्स। दे आर स्टेन्ड बाय एसिडिक स्टेन्स।
वो एसिडिक स्टेन क्या है? सच एज, एक बहुत ही पॉपुलर स्टेन है ईओसिन, इससे हम स्टेन करते हैं इसको, तो इससे इसका कलर अच्छा आता है। देन अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करें तो देखिए न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। बाइलोब्ड कैसे? लेट अस सी द डायग्राम। नाउ इफ यू एनालाइज दिस diagrammatic representation, narrow strip and here the granular cytoplasm। बेटा क्लियर हो रही हैं सारी चीजें? सो ये क्या है? दिस इज मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियस बट मल्टीलोब्ड, एंड दिस वन इज बाइलोब्ड। बेटा क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है? नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इनका नंबर कितना होता है, इनकी परसेंटेज क्या है। देखो परसेंटेज इसकी क्या है, हम लिखना भूल गए। अब देखो परसेंटेज क्या है, इट इज ओनली, हम यहां ले लेते हैं 2 to 4%। और इनका नंबर क्या है, नंबर भी ले लेते हैं 100 to 400 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। क्लियर? क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा देन देयर इज फंक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है? देखिए पहला फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन है किल्स पैरासाइट्स। देखिए पैरासाइट्स को मारता है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल है। किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी मारेगा, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, और देखिए एंड इवन कैंसर सेल्स भी, इवन कैंसर सेल्स इंपॉर्टेंट रोल। ईओसिनोफिल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दो इंपॉर्टेंट मैं बेसिकली कहूंगा। वन इज कि ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में बड़े कारगर होते हैं। आपने देखा कई लोगों को क्या होता है कि सुबह उठते ही छींकें आना शुरू हो जाती है, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होना शुरू हो जाते हैं। कईयों को गला खराब हो जाता है, कईयों को कुछ अजीब सा आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, कईयों को सुबह उठते ही जुकाम लगना शुरू हो जाता है, कईयों को अस्थमा का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो वो लोगों में क्या है, देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स जब बढ़ जाते हैं ना ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, पैरासिटिक हो या किसी भी तरह की एलर्जिक रिएक्शन हो, उस वक्त इनका नंबर बढ़ जाता है एंड दे कॉज डिसऑर्डर्स। सो उस वक्त क्या होता है, हम उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, ड्यू टू ईओसिनोफिल्स हुआ वो डिसऑर्डर, क्योंकि उनका नंबर बढ़ा। सो देयर इज एक टर्म लिखते हैं हम, पहले यहां लिख लेते हैं, प्रिवेंट्स एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस को भी रोकता है, और खास तौर पे क्या, ईओसिनोफिलिया, इसकी वजह से ही होता है। ये एक टर्म है ईओसिनोफिलिया। ये ईओसिनोफिलिया मैंने अभी बताया, इट इज द एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू इंफेक्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन ईओसिनोफिल्स, तो ये टर्म है। देन अनदर लास्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट, another very important function. Now last, हम इसको खत्म ही कर लेते हैं। Now the last is बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स क्या हैं, चलिए देखो, बेसोफिल्स का नंबर बहुत कम होता है, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। हम सबसे पहले वही चीज लेते हैं। देखिए बेसोफिल्स का जो परसेंटेज है डेट इज ओनली 0.5 to 2%। basophils, the percentage is
0.5 to 2%। और इनका नंबर अगर देखा जाए, द नंबर इज 25 to 400 पर मिलीमीटर क्यूब, इसके बीच में रहना चाहिए। क्लियर बेटा? इसका नंबर जो है वो इतना ही रहना चाहिए, 25 to 200, 25 to 200 के बीच में रहना चाहिए। अब उसके बाद अब देखो यहां क्या है, दे आर स्टेन्ड बाय बेसिक स्टेन्स, दे आर स्टेन्ड बाय, जैसे यहां हमने लिखा है एसिडिक स्टेन, सो बाय बेसिक स्टेन्स। और वो कौन सा स्टेन है, क्योंकि सबका नाम लिखा है तो इसका भी जरूरी है, इट इज हेमाटोजाइलिन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना हमारे लिए जरूरी है भाई। अनदर थिंग, न्यूक्लियस। देखिए न्यूक्लियस इज एस शेप्ड। कैसे? यहां पर हम क्लियर कर देते हैं कि एस शेप्ड कैसे दिखाई देता है भाई। लुक हियर, और यहां पर ये एक लोब आ गया और इसको हम इस तरह से ले जाएंगे और ये कुछ इस तरह से दिखता है। सो इट इज न्यूक्लियस इज लोब्ड तो होगा लेकिन एस शेप्ड होता है। एंड हियर वी सी द ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। इसके अलावा देखिए अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, देखो बेसोफिल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 3 कंपोनेंट्स यहां रिलीज करता है ये, 3 कंपोनेंट्स। पहला हिस्टामिन, दूसरा सेरोटोनिन और तीसरा हेपेरिन। यू नो हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन क्या है? एलर्जिक रिएक्शन होती है जब, इन्फ्लेमेशन। जब भी हमें कभी एलर्जी होती है ना, जब भी कभी एलर्जी होती है, याद रखना, जब भी कभी एलर्जी होती है तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनके बीच में एरियोलर टिश्यू होता है और एरियोलर टिश्यू के बीच में मास्ट सेल्स होते हैं, वो फटते हैं, बस्ट करते हैं एंड दे रिलीज हिस्टामिन, और हिस्टामिन से एलर्जी हो जाती है। सो इसका मतलब कहने का क्या है कि हिस्टामिन क्या करेगा, यहां ये रिलीज कर रहे हैं, बेसोफिल्स इसको रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। ये जो हमें कभी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, ड्यू टू चोट, हमें चोट लगती है, सूजन हो जाती है, वो जो सूजन है दैट इज ड्यू टू हिस्टामिन। तो वो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इन्फेक्शन हो गई, इसका मतलब ये है दे हैव लिमिट द इन्फेक्शन कोर्स। उसने इन्फेक्शन को रोक दिया एक पर्टिकुलर जगह पे। हमें चोट लगी, हमें सूजन हो गई, मान लेते हैं हमारी बाजू पे चोट लगी और यहां स्वेलिंग हो गई। स्वेलिंग का मतलब है सिर्फ इसी पोर्शन में ही इन्फेक्शन को रोक लिया गया है, आगे नहीं वो गई, बाकी पार्ट ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल होता है। स्वेलिंग मतलब इन्फेक्शन वहीं रुक गई है। सो दिस इज ये किसका काम है? हिस्टामिन। और कौन रिलीज कर रहा है? बेसोफिल्स। लेकिन दूसरी साइड एलर्जीज भी होती हैं, तब भी खारिश होती है, रेडनेस होती है, दैट इज ऑल्सो ए रोल ऑफ हिस्टामिन। वो जो खारिश होती है ड्यू टू हिस्टामिन, लेकिन उसको रोकता कौन है? सेरोटोनिन। हम एंटी एलर्जिक दवाइयां खाते हैं, एंटी हिस्टामिनिक, सो इट इज एंटी हिस्टामिनिक इन नेचर। इसका एंटी हिस्टामिनिक रोल होता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, या हम कहें एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंड थर्ड वन इज हेपेरिन। भाई हेपेरिन वी ऑल नो इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, यानी एंटीकोगुलेंट है। इट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड वेसल्स। क्लियर है बेटा सभी को? सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। कल हम करेंगे द ए ग्रेनुलोसाइट्स और बाकी जिसका जो भी पार्ट। चलिए।